शाम सेठ मनोहर धनेश्वर बाबू घर लौट रहे थे, क्लांत और अपनी चिंताओं में खोए हुए। तभी अचानक उनकी नजर रास्ते के किनारे बैठे एक ज्योतिषी पर पड़ी। वह ज्योतिषी चुपचाप उन्हीं को देख रहा था। बाबू, अपना भविष्य जान लो। मैं जो कहूंगा वो सत्य ही होगा। उनकी बात सुनकर सेठ धनेश्वर बाबू रुक जाते हैं और बाद में कुछ समय सोचते हैं, क्योंकि मैं इस ज्योतिषी को अपना हाथ दिखाकर अपना भविष्य जान लूंगा। आखिरकार मुझे भी तो पता चले कि मेरे जीवन में क्या लिखा है। ऐसा सोचकर सेठ धनेश्वर बाबू ज्योतिषी को अपना हाथ दिखाते हैं। ज्योतिषी सेठ धनेश्वर बाबू के हाथ को ध्यान से देखता है और बाद में चिंता भरी आवाज में कहता है, तुम्हारा भविष्य संकट में है बाबू। यह सुनने के तुरंत बाद सेठ धनेश्वर बाबू बहुत व्याकुल हो जाते हैं। क्यों? क्या हुआ बाबा? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? कुछ तो कहिए। बाबू, अगले महीने ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनने के तुरंत बाद सेठ धनेश्वर बाबू का शरीर सिहर उठता है। उनके दिल की धड़कन बढ़ जाती है। ऐसा मत कहिए बाबा, मैं हाथ जोड़ता हूँ। मैं सच कह रहा हूं बाबू, अगले महीने ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा मत कहिए बाबा, इस संकट को टालने के लिए कुछ तो उपाय होगा। कहिए बाबा, कृपया कहिए। इतना सुनकर ज्योतिषी कुछ समय सोचता है और बाद में उनसे कहता है, बाबू, एक उपाय तो है। कहिए बाबा, कृपया कहिए। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। तुम्हारा एक जवान बेटा है। हाँ बाबा। यदि तुम अपने बेटे की शादी किसी गरीब लड़की के साथ कर दोगे तो तुम्हारी मृत्यु टल जाएगी। किंतु बाबा, ऐसा कैसे कर दूंगा मैं? बाबा, मेरा बेटा तो पहले से ही एक लड़की से शादी करना चाहता है और वो लड़की भी अमीर घर की है। अब मैं क्या करूं? नहीं, तुम्हें अपने बेटे की शादी एक गरीब लड़की के साथ ही करनी होगी, तब जाकर तुम्हारी मृत्यु टलेगी। अब यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो अगले महीने ही तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। ठीक है बाबा, यदि यही उपाय है तो मैं अपने बेटे की शादी एक गरीब लड़की के साथ कर दूंगा। सेठ धनेश्वर बाबू अपनी जान बचाने के चक्कर में बाबा की बात मान लेते हैं और अब सारा रास्ता वह यही सोचते हुए जा रहे होते हैं कि आखिरकार वह किस लड़की के साथ अपने बेटे की शादी करवाएंगे। आखिरकार अब मैं अपने बेटे के लिए एक अच्छी गरीब लड़की कहां से खोजूंगा? लेकिन खोजना तो पड़ेगा ही, तब जाकर तो मेरी जान बचेगी। ऐसा सोचते सोचते सेठ धनेश्वर बाबू भी घर पहुंच जाते हैं। सेठ धनेश्वर बाबू का एक लकड़ी का कारखाना था। उनके लोग हर दिन जंगल से लकड़ी काट कर लाते थे, जिसे वह महंगे दाम में शहर में बेचते। मदन काका भी हर दिन जंगल से लकड़ी काटकर सेठ धनेश्वर बाबू को बेचते थे। हालांकि इसके लिए उन्हें बहुत ज्यादा अच्छे पैसे नहीं मिलते थे, लेकिन केवल यही एक काम था जो वो जानते थे और इस विषय में उनके दोस्त विनोद उन्हें अक्सर समझाते थे। मदन और विनोद रास्ते में चलते चलते आपस में बातचीत कर रहे हैं। अरे मदन, क्यों तुम इस सेठ के लिए काम करते करते अपने पैर घिस रहे हो? और ये सेठ तुम्हारा बिल्कुल आदर नहीं करता है। कम से कम सेठ जी की वजह से मेरे घर में 2 वक्त की रोटी तो मिल जा रही है ना। अच्छा, और तुम्हारी बेटी का क्या? उसकी शादी के बारे में कब सोच रहे हो तुम? तुमको लग रहा है इस तरह तुम उसकी शादी कर पाओगे? तो अब मैं और कर भी क्या सकता हूँ विनोद? मैं तो जो कर सकता हूँ वो कर रहा हूँ। बाकी जो उसके भाग्य में होगा वो उसे मिलेगा। सब कुछ भाग्य पर छोड़ना बंद करो और खुद कुछ कोशिश करो।
तुम खोजोगे तब जाकर तो एक अच्छा लड़का मिलेगा। तुम्हारी कोशिश से ही तो नीलम की एक अच्छी जगह पर शादी होगी ना। मदन काका अक्सर अपने भाग्य को लेकर रोते थे, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें भी अपनी बेटी की शादी की चिंता तो होती ही थी। मदन अपनी बेटी के साथ घर में खा रहे हैं। बेटी, अब तो मुझे तुम्हारी शादी की चिंता हो रही है। मैं चाहता हूं जल्दी तुम्हारी शादी हो जाए और तुम्हारा घर बस जाए। लेकिन क्या करूं मैं? तुम्हारे लिए एक अच्छा लड़का कैसे खोजूं? अरे बाबा, तुम फिर वही बात लेकर बैठ गए। कितनी बार कहूंगी तुमको कि मुझे शादी नहीं करनी है। मुझे तो बस मेरे बाबा के साथ रहना है और उनकी सेवा करनी है। नीलम अपने पिता को बहुत प्यार करती थी, लेकिन अब मदन अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे बचाने की बात सोच। अगले दिन जब मदन जंगल से लकड़ी काट कर लाते हैं और सेठ धनेश्वर बाबू के पास बेच देते हैं, वहां और भी लोग उपस्थित थे जो लकड़ी बेचने आए थे। सेठ धनेश्वर बाबू विनोद को उसकी लकड़ी के पैसे देकर कहते हैं, ये ले मदन, तेरा आज की लकड़ी का हिसाब। ले ये 300 रुपए। केवल 300 रुपए सेठ जी? इतनी सारी लकड़ी शहर में आपको कम से कम 1500 रुपए में मिलेगी। अरे तू शहर में थोड़ी ना है, गांव में है, वो भी एक छोटे गांव में। इस गांव में कोई तुझे काम तक नहीं देगा। मैं तो फिर भी तुझे काम दे रहा हूं। लेकिन सेठ जी, इस तरह तो मैं कभी इतने पैसे बचा नहीं पाऊंगा कि अपनी बेटी की अच्छे से शादी भी कर सकूं। अच्छा, तो तुझे अपनी बेटी की शादी करनी है? हाँ सेठ जी, मेरी बेटी अब शादी के योग्य हो गई है। चिंता मत कर, तेरी बेटी की शादी बहुत अच्छे से हो। मदन 300 रुपए लेकर वहां से चले जाते हैं। और वैसे ही उसी शाम भोजन करने के समय सेठ धनेश्वर बाबू अपने बेटे मनोज से कहते हैं, बेटा, अब तुम्हारी शादी का समय आ गया है, इसलिए मैं तुम्हारी शादी करना चाहता हूं। जी पिताजी, जैसे आप ठीक सोचेंगे। लेकिन तुम्हें शादी मेरी पसंद की लड़की के साथ ही करनी होगी। किंतु पिताजी, आप तो जानते हैं कि मैं शीला से प्यार करता हूं और उससे ही शादी भी करना चाहता हूं। हाँ, लेकिन ये बात तय है, तुम्हारी शादी शीला के साथ नहीं होगी। नहीं पिताजी, मुझे केवल शीला के साथ ही शादी करनी है। हाँ, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारी शादी के लिए दूसरी लड़की खोजी है। सेठ धनेश्वर बाबू अपने बेटे को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका बेटा उनकी बात नहीं मानता और इसीलिए आखिरकार सेठ धनेश्वर बाबू अपने बेटे को ज्योतिषी की बात बता देते हैं। नहीं बेटा, अब यदि तुम किसी गरीब लड़की के साथ शादी हो जाओगे तो ये संकट टल जाएगा। सेठ धनेश्वर बाबू यह प्रस्ताव लेकर मदन के घर जाते हैं। मदन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वह तुरंत इस प्रस्ताव के लिए हाँ कर देते हैं और हफ्ते भर के भीतर ही मनोज और नीलम की शादी हो जाती है। अगले दिन ही मनोज अपने पिताजी से कहता है, पिताजी, अब मेरी शादी के बाद संकट तो टल गया होगा, तो क्यों ना हम इस लड़की को घर से बाहर निकाल दें, जिससे कुछ समय बाद मैं शीला से शादी कर सकूं। हाँ बेटा, अब मैं तुम्हारी मन मुताबिक ही कर दूंगा, लेकिन ये बात है कि ये महीना तो निकल जाए। माने मुझे इस लड़की को 1 महीना सहना पड़ेगा। बेटा, ज्योतिषी बाबा ने इस महीने में सावधानी बरतने को कहा था। बस ये बात है कि ये महीना निकल जाए, बाद में मैं इस लड़की को घर से बाहर निकाल दूंगा और तुम्हारी पसंद की लड़की के साथ तुम्हारी दूसरी शादी भी करवा दूंगा।
जहां मनोज के लिए यह 1 महीना काटना मुश्किल हो रहा था, वहां नीलम सपने बुन रही थी। लेकिन उसे क्या पता था कि उसके भाग्य में कुछ और ही लिखा है। मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम सब कहीं घूमने जाते। शादी के बाद हम एक बार भी कहीं गए नहीं हैं। मनोज इस बात पर हंस देता है। अरे, आप ऐसे हंस क्यों रहे हैं? तुमको क्या लग रहा है मैं सारी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताने जा रहा हूं? नहीं, मैं केवल मेरे पिताजी के कहने पर तुम्हारे साथ शादी किया हूं। मनोज के कठोर शब्द नीलम को रुला देते हैं। ये क्या कह रहे हैं आप? सच कह रहा हूं मैं। ये तो मेरी मजबूरी थी कि मुझे तुम्हारे जैसी गरीब लड़की के साथ शादी करनी पड़ी, वरना मैं तो कभी तुम्हारे साथ शादी करने की बात सोच भी नहीं सकता था। मनोज के कठोर शब्द नीलम को रुला देते हैं, लेकिन उसके आंसू देखकर भी मनोज को कोई फर्क नहीं पड़ता। दिन बीतते हैं। नीलम कोशिश करती है, लेकिन मनोज उसे महत्व नहीं देता, बल्कि वह तो अपनी प्रेमिका शीला के साथ शादी करने की बात सोच चुका था। शीला और मनोज एक पेड़ के नीचे बैठकर बातचीत कर रहे हैं। सच में मनोज, तुम मुझसे शादी करोगे? हाँ शीला, उस नीलम के साथ तो मैं मजबूर होकर शादी किया, लेकिन प्यार तो अब भी मैं तुमको ही करता हूँ। तुम नहीं जानते मनोज, मैं जब से तुमसे मिली हूँ, मैं तुमसे ही शादी करने का सपना देखी हूँ। अब तो मैं बस तुम्हारे साथ ही जीना चाहती हूँ। हाँ बस अब ये महीना बीत जाए, बाद में मैं तुमको ही ब्याह करूंगा। लेकिन एक सत्य और भी था जो मनोज को भी नहीं पता था। शीला के प्यार में डूबा हुआ मनोज नीलम की हर कोशिश को अनदेखा कर रहा था। इस तरह दिन बीत जाते हैं और देखते ही देखते महीना भी बीत जाता है। और महीना बीतते ही मनोज और उनके पिता दोनों नीलम को घर से बाहर चल बाहर निकल जा। मेरी मजबूरी की वजह से तेरी मेरे बेटे के साथ शादी तो हो गई, लेकिन सारी जिंदगी मैं अपने बेटे को पछताने नहीं दूंगा। हाँ पिताजी, आप क्या जानेंगे मैं कैसे 1 महीना काटा हूँ। ये 1 महीना मेरे लिए साल के बराबर था। मुझसे कुछ गलती हो गई क्या? भूल तुम्हारी वजह से नहीं, मेरी वजह से हुई है कि मैंने तुम्हारे साथ शादी की। लेकिन नहीं, अब मैं तुमको अपनी जिंदगी में 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। चल बाहर निकल यहाँ से। ऐसा मत कीजिए, मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे पिता बहुत उम्मीद लेकर मेरी शादी आपके साथ किए हैं। हमें कुछ सुनना नहीं है लड़की, अब बाहर निकल मेरे घर से। और हाँ, आज के बाद यहाँ दिखाई मत देना। किस्मत की मार खाई नीलम को अब कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। घर पहुंचते ही वो देखती है कि उसके पिता बीमार होकर सोए हैं। उसे देखकर उसके पिता भी चौंक जाते हैं। अरे बेटी, तुम यहाँ? सब ठीक है ना? हाँ पिताजी, मैं वो घर छोड़कर हमेशा के लिए आपके पास चली आई हूँ। और बाद में नीलम अपने पिता को सब बात बताती है। हे भगवान, क्या गलती हुई थी मुझसे, जो मेरे कर्मों की सजा मेरी बेटी को मिल रही है। जैसे तैसे तो उसका घर बसा था। आप परेशान मत होइए बाबा, कुछ गलत नहीं हुआ है, बल्कि मुझे तो लग रहा है कि सब ठीक हुआ है। अब आप ज्यादा मत सोचिए। नीलम के पिता बीमार थे, इसलिए नीलम खुद ही जंगल जाकर लकड़ी काटती थी और बाद में उन्हें बाद में बेचती थी। इस तरह जो भी उसकी कमाई होती थी वो उसी से अपने पिता का इलाज करवाती थी। इसी समय उसे पता चलता है कि वो गर्भवती है। वो खुश भी थी और दुखी भी। अब मुझे मेरे बच्चे को एक अच्छी जिंदगी देनी होगी। नीलम अपने जीवन में व्यस्त हो जाती है। उधर मनोज अपनी प्रेमिका शीला के साथ शादी कर लेता है। शीला, अब से ये सब तुम्हारा है। ये घर, संपत्ति, सब कुछ तुम्हारा है। मुझे ये सब नहीं चाहिए। मुझे तो केवल तुम्हारा प्यार चाहिए। तुम मुझसे शादी कर गई, मैं यही सोचकर खुश हूं। जानता हूं शीला, लेकिन फिर भी आज से तुम इस सब की मालकिन हो। तुम जैसा चाहोगी घर में वैसा ही होगा। ऐसा कहकर मनोज शीला को गले लगा लेता है
और चालाक शीला मन ही मन सोचती है, अब मैं चलूंगी अपनी चाल। अब मैं बनूंगी इस सब संपत्ति की मालकिन और बाद में मैं करूंगी रवि के साथ शादी, जिसके बाद इस घर में रवि और मैं रहेंगे। बस एक बार मैं इस मनोज को रास्ते से हटा दूं, बाद में ये सब मेरा और रवि का हो जाएगा। शीला कभी मनोज से प्यार नहीं करती थी, वो तो रवि से प्यार करती थी। लेकिन उसकी नजर मनोज की धन संपत्ति पर थी और इसीलिए उसने मनोज से शादी की थी। एक शाम घर में कोई नहीं है, तब शीला मनोज के लिए खीर बनाती है और उस खीर में जहर मिला देती है। अब आज रात को ये जहरीली खीर खाने के बाद मनोज का खेल खत्म हो जाएगा। शाम को शीला मनोज का इंतजार कर रही है। उसी समय दरवाजे पर आवाज होती है। शीला को लगता है कि मनोज आया और वो तुरंत ही खीर का कटोरा लाकर मेज के ऊपर रख देती है। दरवाजा खोलती है, लेकिन मनोज के बदले उनके पिता आए हैं। अरे बहू, मनोज अभी तक आया नहीं क्या? नहीं, मैं तो कब से उनका इंतजार कर रही हूँ। कोई बात नहीं, चिंता मत कर, थोड़ी देर में आ जाएगा। फिलहाल तू मेरे लिए एक कप चाय बना दे। शीला चाय बनाने चली जाती है। अब सेठ उस मेज के सामने कुर्सी पर बैठे समय उनकी नजर खीर के कटोरे पर पड़ती है और वो सोचते हैं, आज तो लग रहा है बहू ने खीर बनाई है। ये ठंडी होने से पहले मैं ही खा लेता हूं। सेठ तुरंत ही खीर खा लेते हैं। थोड़ी देर में शीला रसोई घर से चाय बनाकर लाती है और इस बात पर ध्यान देती है कि खीर का कटोरा खाली है। हे भगवान, ये क्या हो गया? अरे बहू, खीर तो मैंने खा ली। बहुत स्वादिष्ट खीर बनाई थी तूने। इतना सुनने के तुरंत बाद शीला के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। शीला ये सोच ही रही थी कि उसी समय सेठ को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है और थोड़ी देर में सेठ दम तोड़ देते हैं। ये देखकर शीला बहुत जोर से डर जाती है। वो खीर इन्होंने कैसे खा ली? अरे, इससे पहले कि मनोज आ जाए और उसको पता चल जाए कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैं यहाँ से भाग जाती हूँ। शीला तुरंत घर से भाग जाती है। थोड़ी देर बाद घर मनोज आता है और अपने पिता की ऐसी हालत देखकर वो रोने लगता है। जैसे तैसे वो खुद को संभालता है। शीला घर में न होने के कारण वो समझ जाता है कि शीला ने ही कुछ गड़बड़ की है। उसी समय उसे खीर का कटोरा दिखाई देता है। पिताजी तो बोले थे कि संकट टल चुका है, फिर ये कैसे हुआ? मुझे ये सब उसी ज्योतिषी से ही पूछना होगा। शायद वो मेरी कुछ मदद कर पाते। हौसला हार चुका मनोज घूमते घूमते ज्योतिषी के पास पहुंचता है और उन्हें सब बात बताता है। इसमें गलती तुम्हारे पिता की और तुम्हारी है। इसी कारण से यह दुर्घटना घटी है। घटना घटी है। इसमें हमारी क्या गलती बाबा जी? हम तो वही किए जो आपने बोला था। आपके कहने के अनुसार ही मेरे पिता ने मेरी शादी एक गरीब लड़की के साथ करवाई। हाँ, इसी कारण से तो तुम्हारे पिता को उस महीने कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही तुमने उस लड़की को घर से बाहर निकाल दिया, वैसे ही संकट बढ़ गया। यदि तुम ऐसा नहीं करते तो सब ठीक रहता। वैसे मैं तुम्हें एक बात और कह देता हूं बेटा, आज तुम भी यदि जीवित हो तो उसी लड़की की वजह से ही जीवित हो। और तुम्हारी प्रेमिका ने वो खीर तुम्हारे लिए ही बनाई थी, जिसे तुम्हारे पिता ने खा लिया। किंतु बाबा, मैं अब क्या करूं? सब कुछ खत्म हो गया। जो हो चुका है मैं उसका कुछ नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें इतना निश्चित कह सकता हूं कि तुम्हारी पहली पत्नी ही तुम्हारे जीवन के लिए ठीक है। वो तुम्हें निस्वार्थ भाव से प्रेम भी करती है, इसलिए उसे अपनाना ही तुम्हारे लिए श्रेष्ठ होगा। अब मनोज को अपनी भूल का गहरा एहसास हो रहा है। उसकी आंखों के सामने अपनी पहली पत्नी का मासूम चेहरा और अपने पिता की आखिरी बात घूम रही है। वो समझ जाता है कि उसने सोने को ठुकराकर पत्थर को गले लगाया था। हे भगवान, मुझे माफ कर दीजिए। मैं बहुत बड़ी भूल कर दिया। अब मैं अपनी पहली पत्नी के पास ही लौट जाऊंगा और हमेशा उसके साथ ही रहूंगा। किंतु बाबा जी, मैं उस शीला का क्या करूं जिसकी वजह से मेरी जिंदगी में इतना बड़ा तूफान आया है? चिंता मत करो बेटा, जैसा उसने किया है वैसा ही फल उसे मिलेगा। ये भाग्य का लिखा है। मनोज बाबा के पैर छूता है और वहां से सीधा नीलम के घर पहुंचता है।
जहां नीलम से मिलकर उसे पता चलता है कि वो गर्भवती है। इस बात पर मनोज खुश तो होता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने कर्मों के लिए लज्जित भी हो रहा होता है। मुझे माफ कर दो नीलम, मैंने तुमको गर्भावस्था के समय घर से बाहर निकाल दिया। जिस समय तुमको मेरी सबसे ज्यादा आवश्यकता थी, उस समय मैंने तुमको अकेला छोड़ दिया। मुझे माफ कर दो नीलम, मुझे माफ कर दो। आप नहीं जानते मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। हर दिन सोचती थी कि आप आ जाएंगे, और अब जब आप आ गए हैं तो मेरी खुशी की सीमा नहीं है। लेकिन मुझे वादा कीजिए, अब आप कभी मुझे नहीं छोड़ेंगे। हाँ नीलम, अब हम हमेशा साथ रहेंगे। मैं आज तुमको और पिताजी को लेने आया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। काहे की करेंगे सुस्ता।